आज हम बात करने वाले हैं नियोक्लासिज्म या नव शास्त्रीयता के बारे में। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसे कला आंदोलन की कहानी है जिसने यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। हम 18वीं सदी में जा रहे हैं, एक ऐसा दौर जहां एक तरफ क्रांतियां हो रही थी और दूसरी तरफ कला की दुनिया में भी एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ स्टाइल बदलने की बात नहीं थी। उस समय जो रोकोको स्टाइल चल रहा था वो बहुत ज्यादा सजावटी, शाही महलों वाला, बहुत चंचल हो गया था। बिल्कुल। तो नवशास्त्रीयता उसके खिलाफ एक तरह का रिएक्शन था। कलाकारों ने कहा, बस बहुत हुआ ये तामझाम, अब कुछ गंभीर और अर्थपूर्ण बनाते हैं। अच्छा, यह कला में सादगी, संतुलन और नैतिकता को वापस लाने की एक जोरदार कोशिश थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। हम 18वीं सदी के बीच की बात कर रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कला की दुनिया में इतनी बड़ी हलचल मच गई? क्या कोई एक घटना थी जिसने इसे शुरू किया? हाँ, एक बहुत बड़ी घटना थी। इटली में पोम्पेई और हरक्यूलेनियम नाम के दो प्राचीन रोमन शहर जमीन के नीचे दबे हुए थे। ओके। और उनकी खुदाई शुरू हुई तो जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता, उनके घर, उनका आर्ट, सब कुछ जैसा का तैसा मिल गया। अरे वाह! ये सिर्फ कुछ पुरानी मूर्तियां मिलने जैसा नहीं था, ये एक टाइम कैप्सूल के खुलने जैसा था। मतलब उस जमाने के लोगों को पहली बार सीधे सीधे देखने को मिला कि प्राचीन यूनान और रोम के लोग कैसे रहते थे, उनका समाज कैसा था। बिल्कुल। ये तो किसी खजाने के मिलने से भी बड़ी बात होगी। बिल्कुल। उन्हें एक तरह से एक ब्लूप्रिंट मिल गया। उन्होंने देखा कि एक ऐसी सभ्यता थी जो तर्क, व्यवस्था और लोकतंत्र जैसे आदर्शों पर बनी थी। और ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस दौर को प्रबोधन काल या इनलाइटनमेंट कहते हैं, जहां दार्शनिक और विचारक भी इन्हीं बातों पर जोर दे रहे थे। हाँ, सही है। तो कला ने भी इसी सोच को अपना लिया। यानी कला उस दौर के विचारों का आईना बन गई। और ये बदलाव पेंटिंग्स में दिखता कैसे था? रोकोको कला तो बहुत घुमावदार, भड़कीली और हल्की फुल्की होती थी। नियोक्लासिज्म इससे अलग कैसे था? एकदम उल्टा। जहां रोकोको में लहरदार रेखाएं और चटक रंग थे, वहीं नियोक्लासिज्म में सीधी रेखाएं, ज्यामितीय आकार और बहुत शांत, संतुलित कंपोजिशन देखने को मिलती है। अच्छा। सब कुछ बहुत व्यवस्थित और अनुशासित लगता है, जैसे गणित का कोई सवाल हल किया गया हो। और यहीं पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कलाकारों ने सिर्फ अपने ब्रश और छेनी चलाने का तरीका नहीं बदला था, उन्होंने कला का मकसद ही बदल दिया था। हाँ, बिल्कुल। ये अब सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं था, बल्कि सही और नैतिक होने के बारे में था। एकदम सही कहा। कला का उद्देश्य अब सिर्फ अमीरों के घरों की दीवारें सजाना नहीं रह गया था। कलाकार अब ऐसी कहानियां दिखाना चाहते थे जो लोगों को प्रेरित करें, वीरता की, त्याग की, देश के प्रति कर्तव्य की। इसीलिए वो अक्सर प्राचीन इतिहास या पौराणिक कथाओं से विषय चुनते थे, ताकि समाज को एक मजबूत संदेश दे सकें। चलिए तो फिर उन कलाकारों की बात करते हैं जिन्होंने इस क्रांति को अंजाम दिया। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम जो दिमाग में आता है वो है जैक लुई डेविड। हाँ, उन्हें तो इस आंदोलन का चेहरा ही माना जाता है। डेविड सिर्फ एक चित्रकार नहीं थे, वे खुद एक क्रांतिकारी थे और फ्रांसीसी क्रांति में उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। ओके। उनकी पेंटिंग ओथ ऑफ द होराटी को देखिए। ये क्रांति से ठीक पहले बनी थी और एक तरह से क्रांति का घोषणा पत्र बन गई। उस पेंटिंग में क्या खास है? मैंने देखी है, उसमें कुछ आदमी तलवारें उठाकर शपथ ले रहे हैं और औरतें एक कोने में दुखी बैठी हैं। हाँ, तो कहानी ये है कि रोम के 3 होराती भाई अपने दुश्मन शहर के 3 भाइयों से लड़ने जा रहे हैं। वो अपने पिता के सामने देश के लिए अपनी जान देने की शपथ ले रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी बहनें और पत्नियां रो रही हैं क्योंकि उनका भाई या पति मरने वाला है। तो डेविड ने यहाँ एक बहुत साफ संदेश दिया, देश के प्रति कर्तव्य, परिवार और व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं बढ़कर है। मतलब एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक बयान था ये। बिल्कुल, उस समय के लिए एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक बयान था। और उनकी दूसरी मशहूर पेंटिंग द डेथ ऑफ सुकरात भी तो यही कहती है। सुकरात जिन्हें जहर पीने का आदेश दिया गया है, वो डरने या भागने के बजाय अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। हाँ, और डेविड ने उस पल को इतने शांत और गरिमापूर्ण तरीके से दिखाया है जैसे मृत्यु कोई बड़ी बात ही ना हो। बिल्कुल। डेविड की कला में भावनाएं हैं, लेकिन वे बहुत नियंत्रित हैं। ड्रामा है, पर बेवजह का नहीं। सब कुछ बहुत स्पष्ट और तर्कसंगत है। तो डेविड की कला में एक जबरदस्त राजनीतिक और नैतिक संदेश था। क्या सभी नवशास्त्रीय कलाकार इतने ही क्रांतिकारी थे या कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस शैली को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया? बहुत अच्छा सवाल है।
डेविड के बाद उनके ही एक शिष्य थे, जॉन ऑगस्टे डोमिनिक इंग्रे। इंग्रे, हाँ। इंग्रे को डेविड की तरह राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका जुनून था रूप की शुद्धता, यानी परफेक्ट फॉर्म। उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग ग्रैंडे ओडेलिस्क है, जो डेविड की पेंटिंग से बहुत अलग लगती है। उसमें कोई महान कहानी या नैतिक संदेश तो नहीं है। नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सौंदर्य के बारे में है। लेकिन उसे बनाने का तरीका पूरी तरह से नवशास्त्रीय है। एकदम साफ रेखाएं, चिकनी सतह और एक संतुलित रचना। इंग्रे रूप की शुद्धता को लेकर इतने जुनूनी थे कि उन्होंने उस महिला की पीठ को सामान्य से थोड़ा ज्यादा लंबा बना दिया। सच में, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि शारीरिक रूप से सही होने से ज्यादा जरूरी उनके लिए कलात्मक सौंदर्य था। उस लंबी पीठ से पेंटिंग में एक खास तरह का घुमाव और लालित्य आता है। अच्छा। आज की भाषा में कहें तो ये कला के लिए थोड़ा फोटोशॉप करने जैसा था। सही है। वहां उन्होंने नवशास्त्रीय शैली का इस्तेमाल एक अलग ही मकसद के लिए किया, शुद्ध सौंदर्य की खोज के लिए। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक ही स्टाइल, लेकिन इस्तेमाल एकदम अलग। और ये सिर्फ पेंटिंग तक ही सीमित नहीं था, मूर्ति कला में भी तो एक बहुत बड़ा नाम था। हाँ, एंटोनियो कैनोवा। कैनोवा, बिल्कुल। हाँ, कैनोवा उस दौर के रॉकस्टार मूर्तिकार थे। उन्होंने संगमरमर को जैसे जिंदा कर दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक है साइकी रिवाइव्ड बाय क्यूपिड्स किस। उसे देखकर लगता ही नहीं कि ये कठोर पत्थर से बनी है। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं। ऐसा लगता है जैसे संगमरमर नहीं, बल्कि मुलायम त्वचा हो। कैनोवा की यही खासियत थी। उन्होंने प्राचीन यूनानी मूर्तियों का संतुलन और आदर्श सौंदर्य तो लिया, लेकिन उसमें एक नई तरह की कोमलता और भावना डाल दी। उस मूर्ति में क्यूपिड और साइकी के बीच का जो पल है वो बहुत भावुक है, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी शांति और ठहराव है। कोई चीख चिल्लाहट नहीं, बस एक खामोश सुंदर लम्हा। हाँ, यही नवशास्त्रीयता की आत्मा है। बिल्कुल। और फिर ये आंदोलन इमारतों तक भी पहुंचा। वास्तुकला में भी हमें यूनान और रोम की वापसी दिखती है। बिल्कुल। बड़े बड़े स्तंभ, गुंबद और त्रिकोण के आकार की छतें। पेरिस का पैंथियन, अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग, ब्रिटिश म्यूजियम, ये सब तो आज भी दुनिया की सबसे जानी मानी इमारतें हैं। और यहाँ सवाल ये उठता है कि उस समय की नई नई सरकारें, जैसे कि अमेरिका का नया गणराज्य या क्रांति के बाद का फ्रांस, इसी स्टाइल को क्यों अपना रही थी? शायद क्योंकि ये बहुत भव्य और शक्तिशाली दिखता था। सिर्फ भव्य नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र, स्थिरता और तर्क के आदर्शों का प्रतीक था। इन इमारतों के जरिए वे दुनिया को बता रहे थे कि हम प्राचीन रोम और एथेंस के महान गणराज्यों के उत्तराधिकारी हैं। अच्छा। हम उन्हीं के आदर्शों पर एक नया और बेहतर समाज बना रहे हैं। तो जब कोई यूएस कैपिटल बिल्डिंग को देखता है तो उसे सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि लोकतंत्र का एक विचार दिखना चाहिए। मतलब ये इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं थीं, ये एक राजनैतिक और दार्शनिक बयान थीं। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक बन गईं। और ये आंदोलन सिर्फ फ्रांस और इटली तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये पूरे यूरोप और अमेरिका तक फैल गया। जैसे अमेरिकी चित्रकार बेंजामिन वेस्ट को ही ले लीजिए। हाँ, उनकी पेंटिंग द डेथ ऑफ जनरल वोल्फ का जिक्र मिलता है। उस पेंटिंग ने तो उस समय काफी हंगामा मचा दिया था, है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि वेस्ट ने एक बहुत हिम्मत का काम किया था। उस जमाने में नियम यह था कि अगर आप किसी ऐतिहासिक घटना पर पेंटिंग बना रहे हैं तो किरदारों को प्राचीन यूनानी या रोमन कपड़ों में दिखाएंगे। हाँ, ताकि वो महान लगें। बिल्कुल। लेकिन वेस्ट ने जनरल वोल्फ और बाकी सैनिकों को उनकी असली समकालीन वर्दी में दिखाया। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे इतिहास आम लोगों के करीब आ गया। लोगों को लगा कि वीरता सिर्फ पुराने जमाने की कहानियों में नहीं होती, हमारे अपने समय में भी नायक होते हैं। ये नवशास्त्रीय शैली का एक नया इस्तेमाल था, समकालीन घटनाओं को एक महाकाव्य का दर्जा देना। और उस दौर में कुछ महिला कलाकार भी थीं जो अपनी पहचान बना रही थीं। एंजेलिका कॉफमैन का नाम आता है। एंजेलिका कॉफमैन, वो उस समय की सबसे प्रसिद्ध और सफल कलाकारों में से एक थीं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। उनकी एक बहुत मशहूर पेंटिंग है कॉर्नेलिया प्रेजेंटिंग हर चिल्ड्रन एज अ ट्रेजर्स। मतलब कॉर्नेलिया अपने बच्चों को अपने गहनों के रूप में प्रस्तुत करते हुए। कहानी क्या है इसकी? कहानी बहुत सीधी और असरदार है। एक अमीर महिला कॉर्नेलिया के घर आती है और अपने शानदार गहने दिखाती है। फिर वो कॉर्नेलिया से कहती है, अब तुम अपने गहने दिखाओ। ओके। तो कॉर्नेलिया अपने दोनों बेटों को आगे करके कहती है, ये मेरे गहने हैं। वाह, क्या संदेश है ना? ये पेंटिंग मातृत्व, परिवार और नैतिक मूल्यों को सबसे बड़ा धन बताती है। कॉफमैन ने दिखाया
कि नवशास्त्रीयता का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध और राजनीति की बड़ी बड़ी कहानियों के लिए ही नहीं, हाँ, बल्कि घरेलू सद्गुणों और नैतिक शिक्षाओं के लिए भी किया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि नवशास्त्रीयता सिर्फ एक आर्ट स्टाइल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर की पूरी सोच को दिखाता है। ये रोकोको की चंचलता के खिलाफ तर्क, नैतिकता और सादगी का आंदोलन था। संक्षेप में, नवशास्त्रीयता एक ऐसे युग की जुबान थी जो बहुत बड़े बदलावों से गुजर रहा था। ये कला के जरिए एक बेहतर, ज्यादा तर्कसंगत और आदर्श समाज बनाने का एक सपना था। और यह हमें बताता है कि कला सिर्फ इतिहास को दिखाती नहीं, कभी कभी वो इतिहास को बनाने में भी मदद करती है। बिल्कुल। आपने डेविड कैनोवा, इंग्रे जैसे कलाकारों की बात की, जिन्होंने कला को सिर्फ सजावट की चीज से उठाकर विचार और प्रेरणा का एक माध्यम बना दिया। बिल्कुल, लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या? देखिए, नवशास्त्रीयता ने तर्क, नागरिक कर्तव्य और गणतंत्र जैसे आदर्शों को बढ़ावा दिया। हमने ओथ ऑफ द होराटी की बात की। हाँ। लेकिन फिर हम जैक लुई डेविड की ही एक और पेंटिंग देखते हैं, नेपोलियन क्रॉसिंग द आल्प्स। उसमें एक शक्तिशाली सम्राट का लगभग दैवीय महिमा मंडन किया गया है। सही कहा। वो पेंटिंग तो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा लगती है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आदर्शों को बढ़ावा देने वाली कला और सत्ता के लिए प्रचार करने वाली कला के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। एक ही कलाकार, एक ही शैली, लेकिन मकसद बिल्कुल अलग। इन शक्तिशाली छवियों को देखते समय यह सवाल हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है